Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, the IJKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं एक लेक के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी अजीब सा टॉपिक आपको लग रहा होगा पढ़ के, अनंग ताल लेक। अब ताल है तो लेक तो हो गई है ना, मतलब वो दोनों चीज़ें आ गई, लेकिन उसको बोला यही जाता है। आई मीन अब लोग क्या है कि वो दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में थोड़ा सा लोगों को वहाँ पे स्यूडो अंग्रेज ज़्यादा है, तो एक्चुअली वो ताल से अकेले नहीं समझ पाते, तो उनको ताल के साथ ये चाहिए कि वो क्या है ताल, तो मतलब ताल का मतलब होता है लेक। तो बहरहाल हम बात करने वाले हैं अनंग ताल लेक के ऊपर, और ये हमारा शॉर्टी नोट सीरीज़ का टॉपिक है। अब शॉर्टी नोट सीरीज़ में जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, फिर से बता देती हूँ कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो, कि हम क्या करते हैं बेसिकली, हम दो तरह से डील करते हैं शॉर्टी नोट सीरीज़ को। पहली चीज़ तो वो टॉपिक्स होते हैं जो कि स्टैटिक जीके का हिस्सा होते हैं। स्टैटिक जीके मतलब जो चीज़ है ऑलरेडी है, ठीक है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। कोई चीज़ जो है वो जैसे अनंग ताल, अगर हमें अनंग पाल के बारे में बात करनी है, अनंग ताल नहीं, अनंग पाल जो कि राजा थे जिन्होंने इसको बिल्ड कराया, अगर मैं सिर्फ उनके बारे में बात करती तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्टैटिक जीके का हिस्सा हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम अनंग ताल लेक से जुड़ी हुई कोई ऐसी विशेष घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हालिया हुई है, तो उसका मतलब क्या है कि कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो अब हम इसको कैसे डील करते हैं कि हम वो तो बात पढ़ेंगे ही, न्यूज़ जो अभी हुई है, लेकिन हम और भी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं वो भी पढ़ लेंगे, ताकि हमारा ओवरऑल जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो, ठीक है। अब इसमें अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि मुझे कई लोगों से मैं बात करती हूँ और कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैम एग्जामिनेशन जो है हमारा बहुत पास आता जा रहा है और वी शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग द कोर सिलेबस, ठीक है। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा है। तो आपको मैं पहले एक बात समझा दूँ, ये मैंने पहले भी समझाया है, मैं फिर रिपीट कर दूँ कि जब हम जीके की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो वट एवर लाइक जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ कोर सिलेबस का हिस्सा है। अगर आप आईजीके का एग्जाम देखेंगे तो आपको मालूम है कि उसमें कंसेप्ट है, करंट अफेयर्स है, जीके है, राइट। तो वो सब कुछ जो भी हम पढ़ते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर द कोर सब्जेक्ट। तो ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये क्योंकि अभी हम कंटेक्चुअल पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी हालिया हुई है, तो बेसिकली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों इसमें कवर हो जाता है। इसलिए शॉर्टी नोट सीरीज़ एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि टॉपिक हम सिर्फ वही लाते हैं शॉर्टी नोट्स में जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है या बहुत ज़्यादा जिनने सुर्खियाँ बटोरी हैं फिलहाल, ठीक है। अभी जो हम शॉर्टी नोट सीरीज़ कर रहे हैं हम उसी रेफरेंस में कर रहे हैं। अब जैसे आपको मालूम है कि जब हम मैग्नेट ब्रेन्स में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो पढ़ाई करते हैं, आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं मांगी जाती, आपसे कोई चीज़ पैकेज नहीं मांगा जाता, आपको ये नहीं कहा जाता कि आपको हमारा पैकेज परचेज़ करना है या आपको कोई चीज़ करनी है, राइट। उसका रीज़न क्या है हमारे पास कि हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। अब आपका दायित्व इसमें यह बनता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप बढ़िया से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम नहीं भी अगर आए तो भी अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो कम से कम वो आपका बेस तैयार कर रहा है, जो कि आगे ज़िंदगी में आने वाले 30-40 साल तक आपका जो है वो आपका साथ निभाएगा, ठीक है। तो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो फिर वो लाइफ में हर चीज़ में काम आएगा, चाहे वो अभी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप 4 साल बाद कोई एग्ज़ाम देने वाले हों, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हों, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है। अब इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक अनंग ताल लेक। अब अनंग ताल लेक, जैसे मैंने आपको बताया कि अनंग ताल लेक अभी फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, आजकल जो हम शॉर्टी नोट सीरीज़ करते हैं उसमें हम वाई इन न्यूज़ पढ़ लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का टॉपिक है और ये इस पर से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात हो रही है कि अनंग ताल लेक को बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक माना जाता है, जो कि मेहरौली में है, दिल्ली में है ना, साउथ दिल्ली में। एक तो कोई भी चीज़ जब दिल्ली में हो जाती है ना, दिल्ली में कोई चीज़ आ जाती है, तो वैसे ही वो लिटरली इन द सेंटर आ जाती है, ठीक है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो दिल्ली से होती है तो वो ज़्यादा न्यूज़ का हिस्सा बनती है, क्योंकि कोई अगर ये शायद कहीं और होता, किसी और जगह पर होता, तो शायद इसके बारे में इतनी बात या इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारे नेशनल कैपिटल में है और क्योंकि इसका बहुत पुराना इतिहास है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब जब हम बात करते हैं तो उसको बेसिकली नेशनल मॉन्यूमेंट जो है, हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट की टीम ने और हमारी एएसआई की टीम ने, एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर साथ में इसके ऊपर बड़ा टाइम से उन्होंने चर्चा की थी, बहुत सारी इस पे बात हुई थी, बहुत सारा इस पे आगे पीछे इसकी डायनेस्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें देखी गई कि कैसे बना था, कितने साल तक इसने सर्वाइव किया। तो फाइनली ये पता चलता है कि 1060 में इसको माना जाता है कि इसका निर्माण जो था वो हुआ था 1060 में, ठीक है। और ये किसने करवाया था,
1060 में इसका निर्माण हुआ था तकरीबन, है ना। सिरका इसका 1060 माना जाता है ईयर में। और इसको तोमर डायनेस्टी के अनंगपाल सेकंड ने बनवाया था। अनंगपाल द सेकंड तोमर डायनेस्टी के किंग थे, उनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे और वहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। अब इसमें एक और चीज़ बात कर लेते हैं। इसको डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थ्रू, कैसे, गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू किया गया है। और कौन सी बॉडी है जिसने किया है? इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स ने इसको नोटिफाई किया है गैजेट के थ्रू। अब इसमें एक और बात कर लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि मॉन्यूमेंट जो है, नेशनल मॉन्यूमेंट, आप क्या करते हैं, आप एक्सरसाइज जब करते हैं अपने पावर्स कन्फर्ड बाय द सेक्शन 4 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, वो कई बार बन जाते हैं कि आपका जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है वो कब का है, तो वो बेसिकली 1958 में आया था, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है, उसके तहत एंशिएंट साइट और इसको नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट बनाया गया है। मतलब इसमें क्या, इसको किसी भी तरह से आपको डैमेज या क्षति नहीं पहुंचानी है और आपको इसको प्रिजर्व करना आपका दायित्व होगा, मौलिक दायित्व भी है। और आपको इसको जो इसकी संरक्षण करने की जो ड्यूटी है वो जो है वो एक नेशनल, आप कह सकते हैं कि एक नेशनल दायित्व के तौर पे हो गई। आपको इसको एक साइट, एक हेरिटेज साइट के तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा और उसको फिर सेफगार्ड किया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है। अब इस लेक के बारे में एक चीज़ समझो, जो मैं बोल रही हूँ कि लेक जब, क्योंकि पहली बात तो ये दिल्ली में है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई चीज़ जब हम दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली की अपने आप में इंपॉर्टेंस, अगर आप हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे दिल्ली की, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में तो ठीक है हमारे राजधानी है, हमारी राष्ट्र की नेशनल कैपिटल है, पर ये तो बात की बात है। मतलब ये तो ब्रिटिशर्स आए 1803 में, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने फाइनली एक टाइम आया जब उन्होंने कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली कर दी। और फाइनली फिर जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो हमने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली कंटिन्यू की। ये सब कुछ अपनी जगह पे है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली का इतिहास उससे पहले का निकाल के देखते हैं तो बिल्कुल आप पहुंच जाइए। अगर आपको मालूम है कि कितनी बैटल्स हुई हैं दिल्ली की, अगर आप ज़मीन पे देखते हैं तो उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत अलग है। और हिस्टोरिकल अपहीवल्स, या अगर आप देखते हैं पॉलिटिकल अपहीवल्स जो दिल्ली की ज़मीन ने देखे हैं, वो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब कितनी बैटल्स जो हैं दिल्ली की ज़मीन पर नहीं लड़ी गई हैं। आप देख लीजिए, बैटल्स जो है पहले मंगोल के बीच में और खिलजी के बीच में लड़ी गई, फिर वहाँ पे हुन्स के साथ लड़ी गई, फिर मराठा और मुग़ल के बीच में हुई, फिर अगर आप देखते हैं मुग़ल और सिख के बीच में हुई, फिर आप देखते हैं तो उसमें ये जो पूरा जो इतिहास है दिल्ली का, अगर आप उसको कहीं से समझते हैं तो वो क्या है, खून से लथपथ इतिहास भी मिलेगा आपको। और कई ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी जहां पे बोला जाता है कि, जिसमें कहा जाता है ना दिल्ली अभी दूर है, इस तरह की बातें आपको सुनने में आई होंगी इतिहास में। या फिर कई बार ये कहा जाता है कि दिल्ली जो है कई बार लुटी है और कई बार बसी है। ये कहावत है दिल्ली के बारे में कि कई बार लुटी है और कई बार लुट के बसी है दिल्ली। तो एकदम पूरी तबाह होके, नस्तनाबूद होके वापस अपने जो उस पर कहते हैं बिल्कुल अपनी जो ज़ीनत पे वापस वो शहर आया है, ठीक है। तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी अहमियत जो है वो इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि उस शहर में है। दूसरा, अगर हम डायनेस्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो है इसका माना जाता है कि इसको, सबसे पहली बात तो एक तोमर डायनेस्टी को ही इसका श्रेय दिया जाता है, दिल्ली को, प्रॉपर दिल्ली जो आज हम जानते हैं उसको बसाने का, ठीक है। एक दिलकापुरी करके इसका नाम रखा था उन्होंने तोमर डायनेस्टी में, और उसके बाद वो आगे चल के बनती है दिल्ली जो आज की हमारी दिल्ली है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले कोई पॉलिटिकल गतिविधियाँ यहाँ पे नहीं हो रही थी। अगर आप बात करते हैं तो एकदम कुरु किंगडम पे अगर आप चले जाते हैं, है ना, महाभारत के टाइम पे अगर आप चले जाते हैं तो आपको मालूम है कुरुक्षेत्र की जब आप बात करते हैं युद्ध की, आप कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। जो इंद्रप्रस्थ है उसको रेफर किया गया है दिल्ली के तौर पे। तो कुरु डायनेस्टी की आप बात कर लीजिए, या उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं मौर्यन डायनेस्टी की आप बात कर लेते हैं, या उसके बाद आप बात कर लेते हैं प्रतिहार की आप बात कर लीजिए, उसके बाद आप इन्वेजन्स जो हुए, फॉरेन इन्वेजन्स, आप उनकी बात कर लीजिए, आप उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी जो डायनेस्टीज आई हैं आप उनमें बात कर लीजिए। फिर आप फाइनली आते 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 वहाँ से कहाँ पे आते हैं, सारी एंशिएंट डायनेस्टीज़ की हम बात कर लें उसके बाद, तो हम नीचे आते हैं, फिर हम कहाँ पे आते हैं, हम आते हैं तोमर डायनेस्टी पे, ठीक है। हम आते हैं तोमर डायनेस्टी पे, जिसने बेसिकली 8वीं शताब्दी से दिल्ली पे हुकूमत की, या दिल्ली की गद्दी पे जो विराजमान हो गया, ठीक है। तोमर डायनेस्टी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये पौराणिक, अगर आप हमारे पुराण्स में देखते हैं तो इस डायनेस्टी की चर्चा इस तरह से की गई है कि इसमें एक तो आपको
पता चलता है कि तोमर डायनेस्टी जब आती है तो ये 36 राजपूत डायनेस्टी होती हैं उस टाइम पे, उसमें से 36 राजपूत घराने होते हैं, उसमें से एक डायनेस्टी होती है, ठीक है। और इसका जब इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं तो आप बात कर सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 शताब्दी इसने दिल्ली पे राज किया, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि इसको आप अगर बात करते हैं तो ये नोन जो है एस्टैब्लिश्ड एंड पॉपुलेटेड दिल्ली इन 11th सेंचुरी, मतलब ये बात की जाती है कि 11वीं शताब्दी में इन्होंने इसको पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। और जैसे मैंने कहा दिलकापुरी इनका, हालांकि इनका अगर आप कैपिटल की बात करते हैं तोमर डायनेस्टी में तो अनंगपाल वन जो रहते हैं, अनंगपाल वन जो है वो अनंगपुर जो करके एक जगह रहती है आपका, ये बात करते हैं हरियाणा में, वहाँ पे इसको अपना ये कैपिटल बनाते हैं। और बाद में इसका जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो जाता है, बाद में आते आते अनंगपाल 2 के समय पे आते आते दिलकापुरी में शिफ्ट हो जाता है, जिसको आगे चल के आप दिल्ली बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसके बारे में अगर आप पता करें पुराणों के बारे में, जैसे मैंने कहा तो इनके बारे में आपको कई आयरन पिलर हैं। एक तो एक आयरन पिलर जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कवातुल इस्लाम करके एक मस्जिद है जो कि कुतुब मीनार के ऑपोजिट पड़ती है, ठीक है, दिल्ली में मेहरौली में। वहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिससे आपको इस बात की पुष्टि होती है कि ये सब कुछ जो है एस्टैब्लिशमेंट तोमर डायनेस्टी के द्वारा किया जाता है। आधिकारिक तौर पर तोमर डायनेस्टी को आप मानते हैं कि दिल्ली अगर स्थापित करने का किसी ने काम किया तो तोमर डायनेस्टी ने किया, ठीक है। उसके बाद तो खैर और भी, जैसे मैंने कहा एंशिएंट इंडिया में बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारी डायनेस्टीज रहती हैं जिनका दबदबा रहता है और जिनका एक आप कह सकते हैं वर्चस्व रहता है दिल्ली पर, लेकिन उसका एक स्वरूप बहुत अलग रहता है। आज की जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा क्लोज आप किससे कंसिडर करते हैं? तोमर डायनेस्टी से। और फिर तोमर डायनेस्टी के बाद तो फिर आपको मालूम है कि फिर तो पूरा लाइन लग जाती है। उसके बाद तो फिर खिलजीज आते हैं, दिल्ली सल्तनत आती है, दिल्ली सल्तनत के अंदर ही खिलजी आते हैं, दिल्ली सल्तनत आ जाती है, फिर उसके बाद मुगल्स आते हैं, फिर उसके बाद वो चलता जाता है। फिर तो मैंने जैसे बोला कि बैटल्स जो हैं दिल्ली की ज़मीन पर फिर ख़त्म ही नहीं होती है ना। दिल्ली जो है एक तरह से सिनोनिमस बन जाता है विद द पावर और विद द सेंटर, विद द कैपिटल और द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। और ये बात चलती जाती है ब्रिटिशर्स के आने के टाइम तक, ठीक है। अब इसमें जहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि मुराना किला या लाल कोट या किला राई पिथौरा जो है, ये भी जो है ये अनंगपाल के टाइम पर ही बनता है, ठीक है। किला राई पिथौरा, बेसिकली इसको लाल कोट या किला राई पिथौरा भी रेड फोर्ट माना जाता है। इसको मैं आपको बता दूं कि एक रेड फोर्ट जो आप जानते हैं मुगल साम्राज्य से जोड़ के, उसके अलावा ये भी एक रेड फोर्ट के तौर पे जाना जाता है। इनफैक्ट इसको मिडीवल इंडिया का पहला रेड फोर्ट भी माना जाता है अगर आप बोलते हैं तो। अगर आप उसको, हालांकि उतना चर्चित नहीं है जितना हम और लाल किला समझते हैं, जो दिल्ली का लाल किला, जो चांदनी चौक आपको मालूम है, और वो जो क्षेत्र आप समझते हैं दिल्ली 6 का क्षेत्र, और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री वहाँ से तिरंगा फहराते हैं, वो लाल किला जितना फेमस है उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बोला क्या जाता है, लाल किला ही बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि अनंगपुर, अगर आप डैम की बात करते हैं तो अनंगपुर डैम जो है ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि हरियाणा में बसाया गया था, ठीक है, हरियाणा में बसाया गया था, और अनंगपाल वन के द्वारा बसाया गया था। और ये पहला डैम आप ये मान सकते हैं, अनंगपुर डैम, जो कि पहला बनाया हुआ था, मतलब किस सेंचुरी में आप बात कर रहे हैं 11वीं सेंचुरी में, ठीक है। 11वीं सेंचुरी में अनंगपाल वन ने इसको बनाया था तोमर डायनेस्टी के। और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कई लोग इसको अनंगपाल 1 और अनंगपाल 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली ये जो है अनंगपुर डैम जो है वो अनंगपाल 1 ने बनाया था, ठीक है, अनंगपाल तोमर 1 ने बनाया था। और दिल्का जो है, दिलकापुरी जो है, जो कि जिसको आप दिल्ली जानते हैं, वो अनंगपाल द सेकंड ने बनाया था, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं, द मिलेनियम ओल्ड अनंगपाल सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली। और इसी वजह से जो मैं बार बार आपको पढ़ा रही हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस है और उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो ये है कि अनंगपाल जो है इसको माना जाता है शुरुआत दिल्ली की। जब आप बात करते हैं ना कि दिल्ली, आज का दिल्ली जो है, जिसको हम साम्राज्य मानते हैं, पॉलिटिकल सेंटर है इंडिया का, या पॉलिटिकल, या जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है, कैपिटल है इंडिया का, उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से मानी जाती है। तो कई लोग, मैं आपको बता दूं, इसको कंफ्यूज करते हैं। कई लोग इसको सिर्फ मुगल डायनेस्टी से जोड़ के देखते हैं, कई लोग इसको दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत नाम आ जाता है तो उससे जोड़ के देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से बता दूं कि जब हम बात करते हैं दिल्ली के एस्टैब्लिशमेंट की, अगर ये सवाल आता है आपसे कि दिल्ली किसने स्थापित किया, या दिल्ली कहाँ से, या किस राजा या किस कार्यकाल में या किसके काल में स्थापित हुआ, तो वो तोमर डायनेस्टी है, आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली या बिगिनिंग ऑफ दिल्ली को मार्क करता है। ठीक है, अनंगताल जो है स्ट्रॉन्ग, इसका राजस्थानी कनेक्शन भी है। राजस्थान से कनेक्शन इस वजह से है इसका क्योंकि महाराजा अनंगपाल जो थे वो नाना लगते थे किनके, द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो फिर मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कुछ आपको वैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने अभी आई एम श्योर अगर मूवी देखी होगी तो आपने अक्षय कुमार की भी मूवी देख ली होगी, है ना, द सम्राट पृथ्वीराज चौहान। हालांकि वो मूवी जो है वो जस्टिस नहीं कर पाई विद द मैग्निफिसेंस ऑफ द सम्राट पृथ्वीराज चौहान। वो बात अलग है कि वो फेल हो गई हर लेवल पे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कभी। अभी हम ये समझ रहे हैं कि अनंगपाल डायनेस्टी जो है वो कहीं ना कहीं, जो तोमर डायनेस्टी है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, उसका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पाया जाता है वो राजस्थान से है और महाराज या सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है। और एक और चीज आ जाती है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब आते हैं तो बेसिकली ये तो राजस्थान में थे। ठीक है, अब अनंगपाल के सक्सेसर के तौर पे भी महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है वो उभरते हैं और अनंगपाल का जो पूरा डायनेस्टी या पूरा साम्राज्य है वो किसके हाथ में आता है, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में उसकी बागडोर आती है या उसकी कमान संभालते हैं सम्राट। ठीक है, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पे शुरुआत मानी जाती है दिल्ली में एक अलग, जिसको आप कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर की। ठीक है, तो आप ये अगर ये पूरा जो पार्ट है आप ये समझ लीजिए कि इस वजह से इसकी इतनी अहमियत मानी जा रही है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। फिर आपको मालूम है पृथ्वीराज चौहान के पास रहती है वो, लेकिन फिर जब बैटल ऑफ तराइन होता है उसके बाद पृथ्वीराज चौहान उसमें हार जाते हैं, उसमें उनको 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 वो कर दिया जाता है और दिल्ली सल्तनत की वहाँ पे स्थापना होती है। ठीक है, उससे पहले जब आप पूरा दिल्ली का जो बैकग्राउंड है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि अनंगपाल दो कौन थे जिनको अनंगपाल तोमर कहा जाता है। मैंने कह ही दिया कि तोमर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। 7 से लेके तकरीबन 8 से लेके 1100 तक इनका 11th सेंचुरी तक इनका पीरियड माना जाता था। ठीक है, 8th to 11th सेंचुरी इन्होंने राज किया है दिल्ली की गद्दी पर और ये दिल्लिकापुरी का फाका वो माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्लिकापुरी जो जगह है वो आगे चल के उसका प्रेजेंट डे नेम क्या है। ठीक है, तो प्रेजेंट डे नेम जो है दिल्लिकापुरी का वो है दिल्ली। ठीक है, इसमें हम जब बात करते हैं उनके मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस और उनके कॉइन्स मिले हैं तोमर के, जिससे पता चलता है, इससे पुष्टि होती है कि दिल्ली और हरियाणा जो है वो उन्होंने 8 से 12वीं शताब्दी के बीच में एस्टैब्लिश किया था। 12वीं शताब्दी हम कह सकते हैं, लेकिन तकरीबन 11th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। 11th सेंचुरी के एंड तक आप मान सकते हैं कि फिर वो जो है वो डायनेस्टी जो है वो जाने लग गई थी। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि वो चौहान और मराठा वंश जो है वो सब भी हावी होने लग गया था। मतलब उस पर फिर आप तोमर डायनेस्टी का आप कह सकते हैं कि धीरे 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 एंड हो गया था। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना किला राय पिथौरा की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और चीज़ होती है कि एक सौख करके एक जगह है मथुरा के पास। ठीक है, सौख करके एक जगह थी मथुरा के पास, वहाँ से आयरन का पिलर जो है वो अनंगपाल लेके आए थे और उन्होंने वहाँ पे उसको गड़वाया था। ठीक है, और उस आयरन पिलर पे आपको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और उस आयरन के पिलर के आसपास जो है ये रेड फोर्ट जो है या जिसको आप बोलते हैं यहाँ पे लाल कोट जो है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ आपको पता चलती है। इसके बाद बिटवीन 8 to 12th सेंचुरी एग्जैक्टली जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको टोटल अगर डेट एग्जैक्टली लिखूँ, वैसे बहुत ज़्यादा इसको याद करने का नहीं है तोमर डायनेस्टी का, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 to 11th सेंचुरी, तो इसमें अगर हम बात करें तो तकरीबन आप मान लीजिए इनका पीरियड रहा 736 के आसपास से रहा इनका पीरियड 1179 तक, है ना। क्योंकि ये टाइम पीरियड हमको इसलिए समझ में आता है 1179 तक क्योंकि इसके बाद कौन सी आ गई, इसके बाद जैसे मैंने कहा पृथ्वीराज चौहान आ गए तो चौहान डायनेस्टी आई। ठीक है, चौहान डायनेस्टी जो है उसका पीरियड हमें मालूम है कि 1180 से लेके उसका पीरियड रहा 1192 तक। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं रहा चौहान डायनेस्टी का। मतलब आपको मालूम है कि वो यहाँ पे आए और उसके बाद फिर वो आपको मालूम है बैटल ऑफ तराइन वगैरह हुआ, तो बहुत लंबा समय नहीं रहा। पृथ्वीराज चौहान उसमें हार जाते हैं, परास्त होते हैं और फिर चीज़ें बदल जाती हैं। उसके बाद आती है घुरिद डायनेस्टी।
गुरीद्स आते हैं यहाँ पे। गुरीद्स जो हैं वो आते हैं 1193 में, वो उनका कब्जा हो जाता है इस पे, और फिर वो तकरीबन 1206 तक यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब इसमें मतलब इनका देखा जाए तो आपको कार्यकाल जो है मात्र 12 साल का ही दिखेगा चौहान्स का। ठीक है, इनका कई शताब्दी तक रहा, कई शताब्दी मतलब 3-4 सेंचुरीज तक इन्होंने किया। चौहान का अगर आप देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान का, तो दिल्ली में उनका बहुत ज़्यादा नहीं रहा, उनका मात्र 12 साल का टाइम पीरियड रहा। उसके बाद गुरीद्स आ जाते हैं, गुरीद्स का भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा, उनके भी हार्डली मेरे ख्याल से 10 साल का ही टाइम पीरियड उनका रहा था। एग्जैक्ट डेट जो है वो 1193 से लेके 1206 के आसपास रहती है। इसके बाद जो आप बात करते हैं, फिर इनके बाद जो है डायनेस्टीज़ का बहुत ज़्यादा सक्सेशन रहता है। इसके बाद एक डायनेस्टी आती है जो कि आप कहते हैं जब खिलजीज आते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है खिलजीज किसकी स्थापना करते हैं? खिलजीज आप बात करते हैं जब हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत जब आती है जिसके अंदर 5 राज आते हैं, जिसके अंदर 5 डायनेस्टीज आती हैं, जैसे कि आपको मालूम है जिसमें स्लेव डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी आती है, जिसके बाद आप बात करते हैं तुगलक्स आते हैं। तो ये जितनी डायनेस्टीज आती हैं उसमें सैयद आते हैं, लोधी आते हैं, उनका पीरियड बहुत लंबा चलता है। खिलजीज इसमें यहाँ पे आप बात कर लें राज की, तो खिलजीज 1290 से लेके 1320 तक इस पे राज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, फिर आते हैं मुगल्स आते हैं। मुगल्स का कार्यकाल आपको मालूम है दिल्ली जो है बहुत लंबा चलता है। फिर फाइनली मुगल्स के बाद कुछ पीरियड के लिए अगर आप थोड़ा माइन्यूट पीरियड की बात करते हैं मुगल्स के बाद, तो मुगल्स के बाद आते हैं मराठास। मुगल्स के बाद आते हैं मराठास। मराठा साम्राज्य दिल्ली में स्थापित होता है। मुगल्स का साम्राज्य जो है वो सबसे बड़ा रहता है, 1771 तक रहता है। मुगल तकरीबन 2 सेंचुरीज तक दिल्ली के थ्रोन पे रहते हैं। उसके बाद आता है मराठा साम्राज्य जो कि आप बात करते हैं 1771 में स्थापित हो जाता है, और ये चलता है फिर 1803 तक, और 1803 से आपको मालूम है कि आ जाता है कौन सा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे अपना झंडा जो है आके गाड़ देती है। ठीक है, तो आपको दिल्ली का इतिहास पूरा समझ में आ गया यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं तोमर डायनेस्टी की, तो जब ये 8 से 12वीं शताब्दी लिखा गया है तो तकरीबन 4 शताब्दियों तक इनका राज रहता है। राइट, और इसमें आपको पीरियड अगर मैं बात करूं तो तोमर डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट जब दिल्ली का आप बात करते हैं तो वो 1100 के आसपास होता है। ठीक है, 736 से लेके 1179 तक इसका रहता है तकरीबन। उसके बाद आप मान लीजिए कि कुछ 12 साल का जो कार्यकाल रहता है, उसके बाद की जो डायनेस्टी रहती है वो चौहान रहती है। पृथ्वीराज चौहान करते हैं। पृथ्वीराज चौहान बहुत लंबा समय नहीं रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद गुरीद्स आते हैं जो कि उनका भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहता, 93 से लेके 1206 तक ही रहते हैं। ये डायनेस्टी उतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे गुरीद वगैरह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके बाद उसके बाद बीच में 1-2 डायनेस्टीज और आती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो आती हैं वो आती हैं दिल्ली सल्तनत यहाँ पे अपना सिक्का जो जमाती है। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो फिर दिल्ली के पावर का जो थ्रोन था उसने कभी भी वो खाली नहीं रहा, और वो हमेशा से बैटलफील्ड रहा अपने पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, खिलजीज जो है वो अगर आप बात करते हैं 1290 से 1320 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद फिर सारी आती हैं, उसके बाद खिलजीज आते हैं, तुगलक्स आते हैं, फिर आपको जैसे मैंने कहा सैयद, लोधी सब आते हैं। फाइनली फिर जो इंपॉर्टेंट जो थ्रोन आता है, जो मालूम है आपको कि बाबर जो है वो फाइनली लोधी को हरा के, इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर जो है वो कौन सा काबिज करते हैं, वो दिल्ली का तख्त बाबर करते हैं। और बाबर किसकी स्थापना करते हैं? मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है जो तकरीबन 2 सेंचुरीज तक चलती है, और वो 1771 तक दिल्ली पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो डिप्लीट होता जाता है। फिर जैसे आपको मालूम है कि वॉर्स होती हैं, बैटल्स होती हैं जो कि मराठा और मुगल के बीच में होती हैं, और फाइनली मराठा उनको परास्त कर देते हैं और मराठा उस पर कब्जा करते हैं 1871 में। 71 में बैटल होती है। 71 से फिर मराठास का साम्राज्य यहाँ पे दिल्ली में स्थापित होता है जो रहता है 1803 तक। और 1803 में जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1803 के बाद तकरीबन उसके बाद आप मान सकते हैं कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी यहाँ पे आ जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ जाती है। 1803 के बाद एक डेट आती है 1806। ये एक बड़ी ऐतिहासिक डेट के तौर पे माना जाता है जब पूरी तरह से पूर्ण रूप से इनका जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कब्जा हो जाता है, और ये चलता है 1947 तक। 1947 मतलब क्या, यहाँ पे मतलब आप बात कर रहे हैं 1806 जो पीरियड है 1806। फिर फाइनली क्या होता है इस टाइम ड्यूरेशन में जो 1803 1806 ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये क्या होता है कलकत्ता से जो राजधानी है वो मूव होके फाइनली दिल्ली आ जाती है। और इसके बाद तो फिर आपको मालूम है दिल्ली जो है वो
राजधानी रहती है कब तक, 1947 तक, और 1947 के बाद वो इंडिपेंडेंट इंडिया की राजधानी बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये देखिए एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें निकल गई है ना, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी प्रकार का दिल्ली के इतिहास को लेके कम से कम। अब हम बात कर लेते हैं इसमें उन्होंने क्या क्या बिल्ड कराया, पहले हम वो बात कर लेते हैं। इसमें आपको अनंगताल की बाउली और लाल कोट जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया। ठीक है, अब इसमें अनंगपाल तोमर की जब हम बात करते हैं तो मैंने जैसा कहा कि उनको उनके ग्रैंडसन जो कि उनका नातन रहते हैं, जो उनके मतलब मेटर्नल वो नाना रहते हैं पृथ्वीराज चौहान के, वो उनको सक्सीड करते हैं। और दिल्ली सल्तनत जो है उसके बाद जैसे इस्टेब्लिश हुआ, जैसे मैंने आपको कहा पृथ्वीराज चौहान की डिफीट के बाद कौन सी बैटल ऑफ तरायन में, उसके बाद आप बात करते हैं और गुरीद फोर्सेस जो है वो ले लेती हैं। तो ये तो आपको पूरी लाइन जो है वो क्लियर हो ही गई है। ठीक है, अबाउट तोमर डायनेस्टी, जैसे मैंने कहा तोमर डायनेस्टी पे भी हमने काफ़ी सारी चर्चा कर ली है। तोमर डायनेस्टी जो है माइनर अर्ली मिडीवल रूलिंग हाउसेस मानी जाती हैं नॉर्दर्न इंडिया की। ठीक है, इसमें पुराने एविडेंसेस में जैसे मैंने कहा कि 36 राजपूत ट्राइब्स में से एक मानी जाती हैं। ठीक है, पुराने एविडेंसेस गिव्स इट्स अर्ली लोकेशन इन द हिमालयन रीजन। शुरुआती दौर पे हिमालयन रीजन में थे और बाद में वहाँ पे 36 जो राजपूती ट्राइब्स थी उनमें से एक थे, बाद में फिर ये प्लेन्स की तरफ उतरते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली जो है स्पैन करती है बिटवीन द रेन ऑफ अनंगपाल एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विद द चौहान्स, जिनको बाद में चहमाना भी कहा जाता है। हालांकि बाद में भी चहमाना किंगडम जो है 1164 के आसपास इसको माना जाता है, लेकिन इस टाइम पे भी माना जाता है कि अनंगपाल जो है वो इस टाइम पे भी फ्यूडिटरीज के तौर पे वो छोटी छोटी जगहों पे राज कर रहे थे। ठीक है, हिस्ट्री जो है दिल्ली की आप ये मान सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है वो चौहान में, जिसको आपको अगेन दूसरा नाम जो है कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हु आर नोन एज दी चहमानास। चहमानास जब आप बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप बात कर रहे हैं चौहान की या पृथ्वीराज चौहान या चौहान डायनेस्टी की। ठीक है, अब दिल्ली की जब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंटली बिकेम डिसाइसिवली अ पार्ट ऑफ चौहान किंगडम। ठीक है, अब बाद में वो चौहान किंगडम के अंदर आ जाती है। 1980 में वो 1180 में वो पूरी तरह चौहान के अंदर आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये बात की जाती है कि जो बाद में जो पुरातत्व विभाग वालों ने जो सिक्के मिले हैं, ठीक है, अगर हिस्टोरियंस की आप माने तो उनका कहना है बिल्कुल वो क्लीन डिवीजन दिखाते हैं, है ना, कि यहाँ तक ये डायनेस्टी चली, इसके बाद फलाना डायनेस्टी शुरू हुई, उसके बाद ढिमका डायनेस्टी शुरू हुई। इस तरह से आप बात कर सकते हैं, मतलब ऐसे तोमर हुए, फिर चौहान हुए, खुरीद हुए करके इस तरह से उन्होंने डायनेस्टी डिवाइड की है। लेकिन अगर आप न्यूमिस्मैटिस्ट की बात मानिए, मतलब कौन लोग जो कि सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं और जो सिक्के एक्सकवेशन में निकले हैं, ठीक है, अगर उनकी आप बात करते हैं या बाद में जो हमको साहित्यिक एविडेंसेस मिले हैं, लिटरेरी एविडेंसेस मिले हैं हिस्ट्री के, वो क्या इंडिकेट करते हैं? वो इंडिकेट करते हैं कि तोमर किंग जो थे, जैसे कि अनंगपाल हो गए या मदन पाल जो हो गए, उन्होंने बाद में भी एज अ फ्यूडिटरीज, जैसा मैंने कहा, उन्होंने राज किया है और वो आसपास के क्षेत्रों में राज कर रहे थे। और अंटिल जब फाइनल कॉन्क्वेस्ट नहीं हुई दिल्ली की, मतलब जब तक दिल्ली सल्तनत नहीं आ गया वहाँ पे, तब तक उन्होंने एज अ फ्यूडिटरीज राज किया है। ये बात जो है ये कैसी है? ये थोड़ी सी आयरॉनिकल है, थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन ये बात बाद में जो हिस्टोरियंस आए हैं, जिन्होंने उस पर रिसर्च की है, जिन्होंने उस पर काम किया है, उन्होंने इसको स्थापित किया है। उनकी एक थ्योरी है और वो कहते हैं कि थ्योरी जो है वो तथ्यों पे आधारित है। तो उनका ये कहना है कि आप ये मान लीजिए कि चौहान के अंडर ज़रूर थी दिल्ली, लेकिन चौहान के अंडर होने के बावजूद अगर आप बात करते हैं तो साइमल्टेनियसली जो है वहाँ के जो राजा थे अनंगपाल और मदन पाल, इन्होंने कंटिन्यू किया है एज फ्यूडिटरी रूल दिल्ली में। ठीक है, एज फ्यूडिटरी रूल जो है दिल्ली में चला है उनका, जब तक फाइनली आप बात कर सकते हैं गुरीज ने या बाद में आप बाकी जो दिल्ली सल्तनत जब तक उस पर पूरी तरह काबिज नहीं हो जाता, मतलब इन्होंने जब तक किया है 92-93 से तक। ठीक है, आई होप छोटा सा था लेकिन आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हमने क्या किया है, हमने तोमर डायनेस्टी जो पढ़ी है वो हमने समझ लिया, हमने अनंगताल लेक की इंपॉर्टेंस समझ ली। आपको एक छोटे से वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल गई है ना। आपको एक तो करंट अफेयर्स की एक टॉपिक मिल गया आपको, कि आपको मालूम चल गया कि अनंगताल लेक को क्या है, हिस्ट्री नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंस जो है इसकी आपको ये समझ में आई। उसके अलावा आपको दिल्ली का इतिहास एक तरह से संक्षिप्त में आपको दिल्ली का इतिहास समझ में आया। हालांकि ये चीज़ें हमने मिडीवियल में या मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने मतलब एंशिएंट में भी हमने कवर की है, तो ये आपको समझ में आया एक संक्षिप्त में। दिल्ली आपको समझ में आया कि दिल्ली की इंपॉर्टेंस आज के टाइम में नहीं है, दिल्ली की इंपॉर्टेंस हमेशा से थी। एक और जो एक लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं वो ये है कि दिल्ली इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मुगल डायनेस्टी थी, मुगल डायनेस्टी का वहाँ पर परचम लहराता था, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी के बाद सीधे ब्रिटिशर्स आ गए।
तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुग़ल डायनेस्टी से बहुत साल पहले तक दिल्ली जो थी वो बसी हुई थी, ठीक है, कई साल पहले से बसी हुई थी। और ये इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ दिल्लीकापुरी का दिल्ली तक, उस टाइम पे भी दिल्ली को जब इस्टेब्लिश किया गया तो उससे पहले भी एंशिएंट टाइम पे भी दिल्ली की इंपॉर्टेंस थी। कुरु किंगडम पे अगर आप चले जाएंगे तो तब भी दिल्ली की अहमियत थी, लेकिन बस ये था कि उसको आज के स्वरूप में लोग नहीं जानते थे। और मुगल्स के बाद बीच में मराठा का दौर आया है दिल्ली में, ये भी कम लोगों को पता है, ठीक है। तो आपको एक दिल्ली का इतिहास पता चला, आपको तोमर डायनेस्टी के बारे में पता चला, आपको तोमर डायनेस्टी के चलते हुए आपको राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान से क्या संबंध है आपको पता चला। कि कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली कैसे पहुंचे, या दिल्ली में जब बैटल ऑफ तराइन हुई तो वो कैसे हुई या क्यों हुई, ठीक है। आपको जो बैटल्स जुड़ी हुई हैं वो भी समझ में आई, ठीक है। तो आपको ओवरऑल एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको पढ़ना है, समझना है, कोई चीज़ अगर मिस हो गई है, समझ में नहीं आई है, हालांकि इतना बड़ा वीडियो नहीं था कि कोई दिक्कत हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे जा सकते हैं, magnetbrains.com पे। आपको मालूम है हमारे K-12 से लेके आपको NTNC, ओलंपियाड, सारे हमारे चलते हैं चैनल्स, राइट। अब इसमें आपको जाना है कहाँ पे, ओलंपियाड पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे ओलंपियाड है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आपको वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा। वॉच नाउ के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको इस तरह का हमारे पेज मिलेगा, ठीक है। इस पेज में इस तरह का पेज मिलेगा। इसमें जो भी हमारे वीडियोस हैं, जो भी हमने किए हुए हैं, जैसे अगर आप मैं दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ तो एक हिस्ट्री में आपको मिलेगा, जो आप सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री में ढूंढेंगे तो आपको मिडीवल इंडिया की भी काफ़ी हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत मैंने आपसे बात की ना कि उसके अंदर 5 राज्य आते थे या 5 उसके अंदर डायनेस्टीज आती थी, वो सब कुछ जो है आपको मिडीवल इंडिया का अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ आपको जो भी जैसे भी देखना है, आपको क्या है, आपके पास मोर वीडियोस और एक्सप्लोर करने का भी ऑप्शन होता है और नेक्स्ट वीडियो का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। वो चीज़ें हो गई। यूट्यूब का तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग प्रो चैम्प्स मानती हूँ मैं आप लोगों को, है ना, कि बिल्कुल आप लोगों को आइडिया है ही कि हमारा चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट होगी। उसके अलावा क्या करना होता है, जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, आपको जो अपडेट्स हैं रेगुलर, वो आपको FB पे और व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नहीं, मैं हमेशा व्हाट्सएप कह देती हूँ, साथ में FB और व्हाट्सएप इतना ज़्यादा आता है ना, एकदम बिल्कुल साथ में चलता है कि वो बार बार वही आ जाता है दिमाग में, जैम ब्रेड टाइप। लेकिन FB पे और इंस्टा हैंडल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। IGK का एग्ज़ाम आ रहा है पास में, आपको मालूम है कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर जो हम कर रहे हैं अभी वो सारा हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कर रहे हैं, जो कि हमें करंट अफेयर्स और कंसेप्ट वाइज दोनों वाइज बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको अच्छे से पढ़ना है। यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स एंड बी रेडी। थैंक यू सो मच।